अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब ताज है। मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ और काफ़ी घर बना चुका हूँ पिछले कुछ टाइम में। तो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि जी 5 मरले का घर बनाना है, 7 मरले का घर बनाना है, 10 मरले का घर बनाना है, तो हम कैसे बनाएं। मैंने नोटिस किया है कि जब लोग घर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो असल में ख़ुद कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्लस्तर कैसे चेक करना है, ये चीज़ें कैसे चेक करनी है। ये काम बहुत मुश्किल है, एक प्रोफेशनल काम है। अगर आप वो करें तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बनने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आप अगर एक प्रोसीजर को फॉलो करें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे कॉन्ट्रैक्टर भी बना है तो काफ़ी सारी मेरी और वीडियोज़ हैं, आप थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्टर बन ही जाएंगे। लेकिन जो प्रोसीजर है, अगर आप उसको सही तरह समझ लें घर बनाने के प्रोसीजर को, तो उस प्रोसीजर को आप फॉलो करें सही तरीके से तो गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक रफ प्रोसीजर बताता हूँ कि क्या आपने करना होता है और क्या नहीं करना होता। सबसे पहले आती है लैंड। लैंड एक्विजिशन सबसे पहला पार्ट होता है। उसमें मेन जो चीज़ें होती हैं सिर्फ ये होती हैं कि एक लीगैलिटी आपने देखनी होती है, लीगल इश्यूज़ तो नहीं है, कब्ज़ा कोई नहीं हो रहा, आपके पेपर्स पूरे हैं, क्लियर है कि नहीं। दूसरी वही लोकेशन देखनी होती है, वही जैसे अक्सर लोग रेजिडेंशियल प्लॉट्स में देखते हैं पार्क फेसिंग बेहतर है, वो बेहतर है। उसके लिए आपको वैल्यूएशन मेथडोलॉजीज़ एक और वीडियो में बताऊँगा, वैल्यूएशन मेथडोलॉजीज़ थोड़ी सी यूज़ करके वैल्यू देखनी होती है। सिर्फ मार्केट वैल्यू नहीं, उसकी अपनी वैल्यू देखनी होती है। उसकी डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन ये एक पहला स्टेप है जो कि यूजुअली हो चुका होता है जब आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपने घर बनाना है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला स्टेप है वो आर्किटेक्चर का है। आर्किटेक्ट क्या करता है ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो। सबसे पहले जब आपने प्लॉट ले लिया तो आपने एक आर्किटेक्ट के पास जाना है और इस बात को समझना है कि आर्किटेक्ट एक आर्टिस्ट होता है। उसको अपनी डिज़ाइन ब्रीफ देनी है। आपने बताना है कि जी मेरे घर में बूढ़े लोग हैं, उन्होंने घर यूज़ करना है, तो हो सकता है आर्किटेक्ट जो है वो सीढ़ियों की साइज़ थोड़ा सा छोटा रखे। आपने बताना है कि जी मेरे घर में एक प्रेयर रूम होना चाहिए तो प्रेयर रूम होगा। आपने बताना है मेरे घर में बच्चे बहुत ज़्यादा तो उनके लिए कुछ प्लेइंग एरिया चाहिए। और मेरी फैमिली बड़ी है तो मुझे छोटे बेड चाहिए लेकिन ज़्यादा बेड चाहिए। मेरी फैमिली छोटी है, मुझे बड़े बेड चाहिए लेकिन कम बेड चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप जब आर्किटेक्ट को बताएंगे तो आर्किटेक्ट उसके ऊपर एक आर्टिस्टिक प्रैक्टिकल घर और उसका लेआउट बनाएगा। आपको 3D दिखाएगा, आपको इंटीरियर्स की चीज़ें दिखाएगा। आप अपनी वाइफ के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ, अपनी फैमिली के साथ उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक ऐसा लेआउट आएगा जो आपको सही होगा, सही लगेगा या प्रैक्टिकल होगा, आपको समझ आएगी। आर्किटेक्ट की सिलेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्किटेक्ट के साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आर्किटेक्ट अपने दिमाग से अगर बनाए तो वो अच्छा नहीं बनाएगा। उनको डिज़ाइन ब्रीफ देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ये पार्ट आपका हो जाता है तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है जियो टेक्निकल सर्वे। अक्सर लोग उसको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट स्ट्रक्चर वाले के पास चले जाते हैं। जियोटेक सर्वे होता है ज़मीन का सर्वे, ज़मीन की कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए कि कितने बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने टन वो ले सकता है। तो जब आपका स्ट्रक्चर, बल्कि मैं आपको अगला स्टेप बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर को देते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर फिर उसको डिज़ाइन करता है। अगर आप किसी ठेकेदार को बोलें जी चाचा जी ये कार बनाना है जी, ये बना दो, तो वो ओवर डिज़ाइन करके ही बनाएगा, वो ज़्यादा ही मटीरियल लगाएगा। कहेगा जी सर जी मजबूत हो सी, तुम टेंशन नहीं लेनी, तुम इतने टन स्टील ले आओ। तो स्टील जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना आपका नुकसान होगा, उससे सेफ्टी नहीं बढ़ती। मी एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर आई एम टेलिंग यू कि जितना ज़्यादा आप स्टील ज़रूरत से ज़्यादा लगाएंगे तो आप सिर्फ पैसे ज़ाया कर रहे होंगे। इनफैक्ट आप एनवायरनमेंट का भी नुकसान ही करेंगे, क्योंकि स्टील एक अच्छे प्रोसीजर से गुजर कर आ रहा होता है। बहुत हैवी प्रोसीजर होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ज़ाया यूज़ हो रही थी, तो वो सब ज़ाया है अगर आप ज़्यादा लगाएंगे। स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है आपका स्ट्रक्चर को इकोनोमाइज करेगा, अच्छा करेगा। लेकिन स्ट्रक्चरल इंजीनियर को जियो टेक्निकल रिपोर्ट अगर नहीं पता होगी, अगर उसको ये नहीं पता होगा कि ज़मीन कैसी है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो वो ये भी थोड़ा सा फाउंडेशन को ओवर डिज़ाइन करेगा। मेरे पास अगर जियो टेक्निकल रिपोर्ट होती तो मैं सबसे कम बेयरिंग कैपेसिटी देख के डिज़ाइन करता हूँ। तो आपने पहले रिपोर्ट करानी है, जो कि कोई ख़ास महंगा काम नहीं है। फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जाना है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनानी है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग बना के फिर आप कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने से पहले आपने एक और काम करना है। इनफैक्ट आप 2 और काम करने हैं आपने। ये वाला जो स्टेप है, ये मैं स्टार लगा रहा हूँ उसके साथ। ये स्टेप जो है MEP का, ये अक्सर लोग घरों में स्किप कर लेते हैं। बहुत छोटा सा काम है, आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी कर देगा, जियो टेक्निकल इंजीनियर भी कर देगा, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का जो अपना इंजीनियर है वो भी कर देगा। ये काम होता है प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल का, ओवरऑल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का। अगर आपने एसीज वगैरह लगाने, अगर ये काम शुरू में नहीं कराते और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ठेकेदार खुद ही कुछ कर लेगा, तो जब आपके घर में सेम आएगी तो वो आपका कसूर है, ठेकेदार का नहीं है।
अगर आपके घर में कोई बाद में वायरिंग के लिए बार बार स्विचेस बना रहे हैं तो वो आपका कसूर है। तो ये प्लान होना ज़रूरी है। अगर आप 5 मरले का प्लॉट लेते हैं तो हो सकता है सिर्फ ये 3-4 सफ़ों का हो, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइंग होती है, ओवरऑल प्लम्बिंग कहाँ से पाइप आने, किस साइज़ के आने, सारा कुछ ये बहुत आपको आसानी से बनाई जा सकती है, लेकिन शुरू में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने से पहले आपको एक और काम करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं BOQ बनाना या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनाना। जब आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग का काम कंप्लीट हो जाता है, MEP ड्राइंग का कंप्लीट हो जाता है, तो आप किसी भी इंजीनियर के पास जाएं, क्वांटिटी सर्वेयर के पास, उसके में जी मुझे BOQ बना दो। BOQ का मतलब है बिल ऑफ क्वांटिटीज़। बिल ऑफ क्वांटिटीज़ का मतलब है कि आपको सारी क्वांटिटीज़ घर बनाने से पहले पता हो, इतनी ईंट लगेगी, इतना स्टील लगेगा, इतनी कंक्रीट लगेगी, दरवाज़ा ये वाला लगेगा, इसके अंदर ये चीज़ होगी, शीशा इतना लगेगा, कील इतनी लगेगी, हर चीज़। जब आपको इसका अंदाज़ा हो जाता है तो आपको रफली कॉस्ट का अंदाज़ा लाजमी हो जाता है। उसके बाद फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी कॉन्ट्रैक्टर को देने से पहले, कॉन्ट्रैक्टर को देने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। एक लेबर रेट पे देते हैं कि जी सारा मटेरियल मैं दूंगा आपको और लेबर रेट के ऊपर तुम कर दोगे, और एक ही होता है कि आप विद मटेरियल ही दे देते हैं। इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप लेबर रेट के ऊपर देते हैं तो वो लेबर रेट वाला आपके मटेरियल को इतना ख़ास बचाएगा नहीं, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाता। अगर आपका मटेरियल ज़ाया होता है तो मटेरियल थोड़ा सा ज़ाया होता है। विद मटेरियल का ये नुकसान होता है कि फिर वो जो मटेरियल है वो शायद कम लगाए, क्योंकि जब वो कम लगाएगा तो उसकी बचत होगी। लेकिन दोनों यूजुअली जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो विद मटेरियल ही लेते हैं। लेकिन ट्रस्ट की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। अगर आपका BOQ स्ट्रॉन्ग है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या लगाना था और क्या लगाया है, और फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर को देते हुए भी आसानी होगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर कुछ और सोच रहा होता है, आप कुछ और सोच रहे होते हैं। अक्सर ये सवाल आता है जी कि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ आती है कि नहीं आती, ये चीज़ आती है कि नहीं आती, उसूली तौर पर लेबर रेट के अंदर क्या क्या आता है। कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अगर आपने उस पर लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो ये आपकी गलती है, जिस गलती का आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर ये बोलेगा जी कि आपने तो बताया नहीं था। तो आप पहले कॉन्ट्रैक्ट को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देख लें। आपको मैं कुछ टेम्पलेट वगैरह अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। तो ओवरऑल अगर आप ये वाला काम अच्छा सा करें और ये प्रोसीजर फॉलो करें और फिर कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत कम चांस होगा गलती करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस मुझे बताएं, मैं आंसर करूँगा। मैसेज करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट।